गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, एक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आज सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का एक नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। डीपीपी एक nth टर्म की डीपीपी आपके पास गई है। बाकी भी आजकल मैं आपको समेशन की और अर्थमेटिक मीन की इनसे रिलेटेड डीपीपी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पहुंच गई है डीपीपी आपके पास। इंग्लिश की अलग सी होगी, हिंदी की अलग की होगी। ठीक है, हाँ, ओके। आज मैं कोशिश करूंगा। अभी देखो, अभी आपको इजी मिलेंगे। देखो अभी क्या है मैं बता दूं आपको। जो टॉपिक वाइज डीपीपी मिलेगी उसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि हम टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए उस डीपीपी में आपको उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इनसे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट की डेप्थ आएगी। ठीक है, नहीं मिक्स बाद में मिलेगा मिक्स। और जो मिक्स डीपीपी होगी बाद में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी कैसे मिक्स दे देंगे, अभी तो सारे टॉपिक पढ़े ही नहीं आपने। तो इसीलिए पहले आपको जो डीपीपी मिलेगी वो टॉपिक वाइज मिलेगी। फिर जो बाद में लास्ट में डीपीपी मिलेगी, ठीक है, ठीक, ये अलग कर दिया मैंने। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको देखो प्रॉपरली मिलती रहेगी। एक आध दिन के अंतर अंतर पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्या करना, उसमें क्या होगा कि जो लास्ट में डीपीपी मिलेगी उसमें आपको बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो लास्ट में डीपीपी मिलेगी उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये वाला जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जरूर होंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ बहुत सारे नॉर्मल मिलेंगे, तो यहां से कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। बेटा क्या अभी तो मैं तो आप ही की सुविधा के लिए कहा हूं कि इंग्लिश हिंदी अलग कर देता हूं, फिर आप एक में क्यों मांग रहे हो? आप कहे तो मैं बाइलिंगुअल भी, मैं तो आप ही की सुविधा के लिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है, इंग्लिश अलग हिंदी अलग। नहीं लगता ऐसा कि ये ज्यादा अच्छा है? मैं उसी लिए तो मैंने किया है कि ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जो हिंदी में होंगे पूरा हिंदी में पढ़ेंगे, कंफर्टेबल होगा। ठीक है, बाकी आप कहेंगे तो मैं बाइलिंगुअल भी करवा दूंगा उसी में, क्या दिक्कत है? मैं बाइलिंगुअल भी करवा दूंगा एक ही साथ। कितने लोग हिंदी? कोई नहीं, एक बाइलिंगुअल भी अपलोड करवा देंगे। चलिए, तीन तीन थोड़ा सा लगेगा समय, एक बाइलिंगुअल भी करवा देंगे। ओके, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक बाइलिंगुअल, तीनों करवा देते हैं। ठीक है, ओके। अब सोचो कितनी मेहनत लगेगी, मेरे लिए कितनी मेहनत का काम है, लेकिन मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स पर हम बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बस आपको इंतजार करना होगा टॉपिक के खत्म होने का। फिर आपको एक तगड़ी वाली डीपीपी मिलेगी जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप उस टॉपिक्स पर कमांड कर लीजिए पहले। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ठीक है, विच ऑन डिवीजन बाई 6 लीव्स रिमाइंडर 3। ठीक है, 2 अंकों की उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप बताइए, और वो 2 डिजिट होनी चाहिए। 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए रिमाइंडर। पहला नंबर कौन सा होगा ये बताइए, पहला नंबर कौन सा होगा? 6 से डिवाइड करने पर पहला नंबर जिसमें रिमाइंडर 3 बचे, इसमें पहला नंबर कौन सा होगा? 15। देखिए वो नंबर 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट होना चाहिए। 9 बेटा 2 डिजिट नंबर नहीं है ना, 9 2 डिजिट नंबर है, पहली बात नहीं है ना। ठीक है, 15 बता रहे हैं, पर कुछ लोग कुछ और भी बता रहे थे। 15 देखो एक ऐसा नंबर है जिसको
पहला नंबर आपको, क्योंकि वो सारे नंबर से ऐड करके बताने हैं आपको, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, आपको सारे 2 डिजिट नंबर ऐड करने हैं, और कंडीशन ये है कि जो 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। पहला नंबर 12, कोई 12 बता रहा था, 12 तो 6 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कहां बचता है, ठीक है। और 11 बोलोगे तो 5 रिमाइंडर बचता है, 12 पर 0 रिमाइंडर बचता है, 10 पर 4 रिमाइंडर बचता है, 13 पर 1 रिमाइंडर बचेगा, 14 पर 2 रिमाइंडर, 15 पर आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। और क्योंकि अब अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर 21 होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6-6 के अंतराल पर होंगे नंबर, 6-6 के अंतराल पर होंगे बेटा, क्योंकि 6 से डिवाइड की बात हो रही है। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा, 21। अब इसको भी करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर ये 6-6 के अंतराल पर हो जाएंगे 27। लास्ट में कितना बचेगा, 99 कोई बोल रहा था, क्या लास्ट वाला कितना बचेगा, लास्ट वाला आखिरी कितना बचेगा, 99। देखिए 16 6 96 और 3 और जोड़ देंगे तो 99। और हमें इन्हीं को क्या करना है, ऐड करना है, हमें इन्हीं को क्या करना है, ऐड करके यही हमें बताना है, यही हमें बताना है। तो आप बताइए क्या करोगे पहले। सर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होगा कि 15 21 27 99 इसमें कितने टर्म्स हैं। तो आप tn को मार लीजिए 99, a मान लीजिए 15 और d मान लीजिए 6। यहां से आप नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लीजिए। तो 99 बराबर 15 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 84 हो जाएगा अपॉन 6 बराबर n माइनस 1। n बराबर 15 हो जाएगा क्या, 15 टर्म है क्या, 15 टर्म है। यदि 15 टर्म है तो S15 निकालना है, 15/2 Sn बराबर n/2 a प्लस l लगाना है। 15/2 15 प्लस 99, 15/2 और ये कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा 5 और 7, 855, 855। सर माइनस होगा, किसमें माइनस होगा बेटा, 855 आंसर आ रहा है। n बराबर 17 आएगा, कैसे कैसे 17 आ गया भैया, कैसे 17 आ गया बेटा, 84 को, अरे 15 माइनस होगा पहले तब 84 हो गया, 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा ना। क्या चेक कर लें, क्या चेक कर लें ये बताओ, क्लियर है ना ये चीज, आगे बढ़े, कैलकुलेशन देख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बीच में और नंबर्स है भाई, बीच में और नंबर्स हैं, ठीक है, और नंबर्स आएंगे, बस ये पता कर लिया है कि 99। अब आप देख भी सकते हो इसका 15वां टर्म क्या होगा, 15 प्लस 4 तो 6, तो 15 प्लस 84 99 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है,
जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जो Sn होता है इसका क्या मतलब होता है? Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स, हिंदी में बोले तो n पदों का योग, यही मतलब होता है। n पदों का योग, यही मतलब होता है इसमें। ठीक है, नमन कुमार सिंह कह रहे 15, 21, 27 कैसे आया? तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे। क्या आप इसको सोच नहीं पा रहे बेटा? यार इतना तो सोचो यार कि 15 को, मतलब 15 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा और 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? S1 का मतलब क्या हो गया? S1 का मतलब T1 ही हुआ। S2 का क्या मतलब हो गया? T1 प्लस T2 हुआ। S3 का क्या मतलब हो गया? T1 प्लस T2। क्वेश्चन के पढ़ने की स्किल डेवलप करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आप क्वेश्चन एग्जाम में समझ ही नहीं पाएंगे। यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जो Tn होता है वो Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, जहां पर n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। Tn क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, Tn क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। अब आप यहां पर n बराबर 2 रख के देखिए, यहां पर n बराबर 2, कितना मिल गया? T2 बराबर H2 माइनस S1। n बराबर 3 रखिए, T3 बराबर S3 माइनस S2। ठीक है, तो आप माइनस करके देखिए, ठीक है, इसमें माइनस करके देखिए, S3 में से S2 घटाएंगे और इसमें से घटाएंगे तो T1 प्लस T2 कट जाएगा, T3 बचेगा। अब इसका इस्तेमाल कब करेंगे मैं बता देता हूं। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कब करेंगे। ठीक है, इन पूरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? व्हेन Sn इज गिवन। ठीक है, फाइंड T, T1, T2 etc। अब आप समझ लीजिए क्या है। कभी भी क्वेश्चन में यदि आपको Sn गिवन है, Sn मतलब n पदों का योग, और आपसे D निकालने को बोले, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, आपसे T1 निकालने को बोले, पहला टर्म, आपसे T2 निकालने को बोले, तो आप इसी कॉन्सेप्ट का, या तो आप इस कॉन्सेप्ट का ऐसे इस्तेमाल करिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे? ये भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या ऐसे फॉर्मूला पढ़ने का। कब इस्तेमाल करेंगे? जब Sn गिवन होगा और हमसे T1 T2, अब T1 T2 मिल जाएगा तो D भी मिल जाएगा। कैसे? T2 माइनस T1 करके, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम इन चीजों का। क्लियर है ना बात? चलिए इस क्वेश्चन पर आइए। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, if sum of n terms of a sequence is given by Sn बराबर n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ऋतिक नारायण पांडे जी कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। यदि आप कोई इसमें से पहली क्लास कर रहा है सो प्लीज आज क्लास मत करो, जाके पहले लेक्चर्स देखो पुराने वाले, तब करना इस क्लास को। ठीक है, कल वाला लेक्चर। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, Sn कैसे गिवन है? इस फॉर्मेट में। फाइंड इट्स 50th टर्म। क्या उसी टाइप का चीज आ गई यहां पर कि आपको Sn गिवन है और आपको क्या चाहिए? 50वां टर्म चाहिए, 50वां टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस Sn की मदद से हम Tn पता कर सकते हैं, Sn की मदद से Tn पता कर सकते हैं, और Tn पता चल गया तो n बराबर 50 रख देंगे। क्या रख देंगे? n बराबर 50 रख देंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से सब कुछ पता लग जाएगा। आपको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए Sn आपको गिवन है n स्क्वायर प्लस n, तो मुझे बताएंगे S1 कितना होगा?
सर S1 होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2, और यही आपका T1 के बराबर होगा, हमने सीख लिया। S2 क्या होगा? सर S2 मैन की जगह 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। तो आपको पता है सर T2 क्या होता है? तो T2 होता है S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 है, तो S2 कितना है 6, S1 कितना है 2 मतलब 4। देखो पहला टर्म आ गया 2, दूसरा आ गया 4, और यदि ये AP में है, यदि ये AP में है तो पहला टर्म तो उसका 2 हो गया, और पक्का है उसका D क्या है, वो भी 2 के बराबर है। तो T50 कितना हो जाएगा A प्लस 49 इंटू D। A कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 100। पच्चीस 50 कैसे आ रहा है बेटा? थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए आपने जब n बराबर 1 डाला तो आपको S1 मिला। जब आपने क्या डाला, n बराबर इसमें 1 डाला तो आपको S1 मिला, और S1 आपको पता है T1 के बराबर है। लेकिन जब n बराबर आपने 2 डाला तो आपको S2 मिला है, T2 नहीं मिला है। ये आपको S2 मिला है, और S2 T2 के बराबर नहीं होता है। S2 क्या होता है? T1 प्लस T2 के बराबर होता है। S2 मतलब दो टर्म का समेशन। तो ये जो S2 आया है 6, वो एक्चुअली में T1 प्लस T2 के बराबर होगा। तो T2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो पहला टर्म 2 बना, दूसरा टर्म 4 बना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? पहला टर्म 2 बना, दूसरा टर्म 4 बना। अब इस ऐसे चलेगा तो अगला वाला फिर क्योंकि ये AP में है तो पक्का है अगला टर्म 6 होगा। चलिए, आपको 50वां टर्म पूछा है, 50 टर्म का समेशन नहीं पूछा है। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। हवाई फायरिंग से ना गलतियां होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप फेस भी करोगे। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे चीजों के, तब तक आप क्वेश्चन को सही अप्रोच नहीं कर पाओगे, आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए। कई बार क्वेश्चन क्या कर सकता है, जैसे क्वेश्चन ने दे दिया कि इन केस ऑफ AP S2n n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, तो फाइंड 50th टर्म। मान लीजिए ये आपसे पूछ लिया, आपको क्या बनता है 15वां पद। अब बताइए S2n आपको दिया गया है AP के केस में, और आपको क्या चाहिए 15वां पद चाहिए। देखो आने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये कह रहा है सर आपने PPT चेंज नहीं किया, मतलब मैं तो ऐसे लग रहा है ना मैं पागल हो जाऊंगा। ये तुम्हें चेंज नजर नहीं आ रही है, ये तुम्हें वही नजर आ रही है जो रहती है। अरे यार कौन से जमाने में जी रहे हैं यार? जाके देखो पुरानी क्लासेस, जब पुरानी क्लासेस देखो यही वाली PPT थी उसमें। चलिए, कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, कलर चेंज नहीं होगा। यहां क्या प्रॉब्लम है रिपीट करके देखना। अब देखिए कि यहां एक प्रॉब्लम है बेटा, यहां एक प्रॉब्लम है, यह एक प्रॉब्लम है। आपको ये SN नहीं दिया है, ये S2n दिया गया है, और हमें पता है कि SN तो n टर्म का समेशन होता है ना, S2n थोड़ा ना होता है। तो आप फंक्शन की क्वालिटी समझिएगा। फंक्शन में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये S2n दिया है ना, हम कर देते हैं रिप्लेस। आप किसी भी संख्या से किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो।
n/2। बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि जब Sn दिया होगा तो उसमें n बराबर 1 पर S1 मिलेगा, n बराबर 2 पर आपको S2 मिलेगा। S2 होता है T1 प्लस T2 और S2 माइनस S1 आपका T2 होता है। अरे 50वां टर्म पता करने के लिए आपको एपी के टर्म्स ही तो चाहिए, वहीं से तो 50वां टर्म पता करोगे। जब आपको Sn गिवन है तो n बराबर 1 पर आपको S1 मिल जाएगा, वो T1 मिल जाएगा, मतलब एपी का पहला टर्म मिल गया। n बराबर जब 2 डालोगे तो S2 मिलेगा, S2 मतलब T1 प्लस T2। अब आपको T2 चाहिए तो S2 माइनस S1 कर दोगे तो वो T2 मिल गया। अब T1 T2 मिल गया तो AP तो मिल ही गई, आपको A भी पता चल जाएगा, D भी पता चल जाएगा। 50वां टर्म निकाल लो। कौन सी बहुत बड़ी गणित इस्तेमाल हुई इसमें। n को हम n/2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा Sn और ये कितना हो जाएगा n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2। अब हमारा जो Sn है ना वो इस टाइप का है, ठीक है। जो हमारा Sn है वो किस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। क्लियर है ये बात, बोलिए। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब यहां से आप S1 निकाल सकते हो, ठीक है, और यहां से आप H2 निकाल सकते हो। S1 मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा, तो T2 क्या मिल जाएगा, H2 माइनस S1 मिल जाएगा। ये S1 ही हमारा T1 के बराबर है, तो T1 और T2 मिल जाएगा इस तरह से। तो आप 50th टर्म क्या निकाल लोगे, A प्लस 14D। तो इसमें कोई बड़ी चीज तो है ही नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना बेटा, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये भी बता दीजिए। अब ये बताओ मुझे, तुम यहां पर n बराबर 1 डालकर S1 निकाल लोगे, वही T1 होगा। n बराबर 2 पर H2 डालना, H2 और S1 को घटा देना, आपका क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा। T1 T2 मिल जाएगा तो A आपका T1 हो जाएगा, D आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। A और D मिल गया, उठा के रख दोगे यहां पर। बेटा n को n/2 से रिप्लेस करेंगे ना, हाँ, इस n की जगह n/2 रख रहे हैं ना, तो पूरे n/2 पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो पूरे के तो लगाया मैंने। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, चलो कर देते हैं। S1 कितना आ जाएगा यहां पर 1/4 और ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 3/4। और S2 कितना हो जाएगा 2/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, और 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2। तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2 माइनस 3/4, मतलब 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, और जो D आएगा वो T2 जो आपका 5/4 है, और T1 कितना है 3/4 है, मतलब 1/2। तो कितना हो जाएगा A 3/4 प्लस 14 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये हो जाएगा 7। 31/4 आ रहा है क्या, 31/4। चेक करो एक बार, कितने अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं यार, चेक करो एक बार, इतने अलग अलग आंसर। इतने अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इतनी सारे लोगों से अलग अलग गलतियां कैसे हो सकती हैं। क्लियर है। तो कभी इस तरह के फंक्शंस हो तो आप रिप्लेस, देखो यहां मुझे यदि n पता करना है तो यहां n/2 रखूं, तो यहां भी रखूंगा, यहां भी रखूंगा। n/2 रखने पर यह Sn बन जाएगा। चलिए
तो यहां पर क्या दिया गया है, H2N दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है, H2N। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कहां पर दो आएगा? क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, जितने लोग कंफ्यूजन है एक बार करेक्ट कर ले। कहां उन्हें लग रहा है गलती इसमें? कहां गलती लग रही है बताइए? S2N यहां पर n की जगह मैंने n/2 रख दिया है, तो यहां भी n/2, यहां पर भी n/2 हो गया। S1 कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये 1/2, ये 3/4 हो गया। S2 कितना हो गया? 2/2 1 और 2/2 1 2 हो गया। तो T2 कितना हो गया? 2 - 3/4, तो 8 5/4। अब A आपका आ गया 3/4 और D कितना आ जाएगा? 5/4 T2 है और T1 कितना है? 3/4, तो ये 2/4 आएगा। 2/4 मतलब 1/2, तो 3/4। अब ठीक है, चलो S2 में एक की जगह एक 1/2 होगा। अरे भैया n की जगह 2 रखो ना यार, कौन सी गणित लगा रहे हो? n की जगह 2 रखो ना, मैंने तो n की जगह 2 ही रखा है, तुम क्या रख रहे हो n की जगह? n की जगह 2 रखा है तो 2/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2/2 1, 1 + 1 2 होगा ना। चलिए, इतने कंफ्यूज हो सब लोग। प्लस है माइनस नहीं आता होगा यार, मतलब यही तो टेंशन होगी तुम लोगों को। चलिए, एक चीज और याद रखिए इसमें, एपी में नंबर्स कैसे हम मानते हैं? तो जैसे कभी 3 नंबर मानना हो, 3 नंबर्स, कभी 4 नंबर्स मानने की जरूरत हो और कभी 5 नंबर्स मानने की जरूरत हो, तो हम क्या क्या मानेंगे? इससे ज्यादा आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। बुकों में 6-7 भी लिखा होता है, जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों से दिक्कत हो रही, इसलिए मैं सोच रहा हूं यार, मैं हो सकता है मैं ही गलत हूं। 3 नंबर यदि आपको मानना है तो a - d, a + d। यदि आपको 3 नंबर मानना हो तो आप किसको मानोगे? a - d, a और a + d। ठीक है। 4 नंबर मानना हो तो a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। और यदि 5 नंबर मानना हो, ठीक है, तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। ठीक है। लेकिन ये कब, ऐसा हम कब करेंगे, ये कब मानेंगे? तो मैं केसेस बता दे रहा हूं। पहला केस आप कब मानोगे इसे? पहली बात तो व्हेन सम ऑफ नंबर्स इज गिवन, तभी मानने का फायदा है, नहीं तो नहीं मानना है। जिन 3 नंबर्स को आप लेट कर रहे हो, ठीक है, जिन 3 नंबर्स को आप लेट कर रहे हो, उसको आपको ये मानना पड़ेगा कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है ये। तो ये कब कब हम लेट करेंगे आखिरकार? क्योंकि 3 नंबर हम a + d, a +
2d भी तो मान सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन सम ऑफ नंबर्स इज गिवन, जब संख्याओं का योग गिवन होगा तभी मानने का फायदा है, तभी आप ये नंबर मानना, नहीं तो फिर आप a प्लस डी, a प्लस 2d भी मान सकते हो। और कहां पर मान सकते हो आप? ट्राइंगल के केस में, ये 3 नंबर वाला, ये आप कब मानोगे? ये मान सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, स्पेशल केस है ये, आप ये मान सकते हो, एक स्पेशल केस है। पर जनरली क्या होगा कि बाकी समकोण त्रिभुज, बाकी तभी आप मानोगे जब सम ऑफ नंबर्स गिवन होगा, नहीं तो मतलब ज्यादा कोई फायदा नहीं है इनको मानने का, ठीक है। ये आपको याद करना है, जैसे आपको कोई चीज बनाई जाती है ना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपको याद करना है, ठीक है। मुझे पता है कि तुम लोग क्या करते हो, जितनी बेकार की चीजें होती ना उसमें दिमाग लगाते हो, ठीक है, जो जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाओगे। इस पर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसे तो तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे जैसे कि तुमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है उसको भी पढ़ा है कि कहां से डेवलप हुआ है, सब कुछ E बराबर MC स्क्वायर की भी डेवलपमेंट सीखा है आपने, ठीक है। ये आपको याद करना है, किसी ने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, उसको आप याद करिए। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब 3 नंबर्स आप ये मानोगे और जब सम दिया होगा तो ये D कट जाएगा और A की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, मतलब एक टर्म आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, एक वेरिएबल डायरेक्ट मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता, यदि हम a प्लस डी प्लस 2d मानते तो उससे ज्यादा कैलकुलेशन आसान करने के लिए बनाया गया ये समझ लीजिए आप, ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बनाया है। आपकी मर्जी है तो मत मानिए, आपकी मर्जी है तो आप इसको नहीं मानोगे तो कुछ भी गलत नहीं करोगे, ये केवल आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है। यदि आप ये नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा है, आप क्वेश्चंस को बड़ा में सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए आपको किसी ने बनाया है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में इसको देखते हैं कि कैसा होगा। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15। क्या बोला है? समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग क्या है? 15 है। एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 93, ठीक है। एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, उनके वर्गों का योग 93 है, फाइंड देम। मैंने आपको ऑप्शन में जानबूझकर नहीं लाया हूं क्योंकि तुम्हारी जो गणित है ना वो ऑप्शन से खराब हो जाती है। आप क्या करते हो? तुक्केबाजी करते हो, हमेशा ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करते हो। ये तो आप एग्जाम में वैसे भी कर लोगे, लेकिन अभी यदि आप यही सोच से करोगे तो फिर आप किसी भी चीज को सीख नहीं पाओगे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन में आप यदि ऑप्शन सी करने का प्रयास करोगे, और होगा है नहीं, ऐसा होता तो मैं ऑप्शन सी करवाता सर, ठीक है। एग्जाम में भले करिएगा, यहां पर एक बार मेथड सीख लीजिए। अब सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी, एक एपी की बात करी जा रही है, 3 नंबर्स की बात करी जा रही है और उनका सम गिवन है 15। तो हम क्या करेंगे? हम लेट कर लेते हैं। लेट जो नंबर्स हमारे पास वो है a माइनस डी और a प्लस डी। ये क्या हमारे पास 3 नंबर्स है। अब कंडीशन के अनुसार क्या है? कंडीशन के अनुसार, ठीक है, कंडीशन के अनुसार क्या है? कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन में यह दिया गया है, ठीक है, कि जो इनका सम है, जो तीनों संख्याओं का सम है वो कितना है? 15। तीनों संख्याओं को जोड़कर हमने क्या कर दिया? 15 कर दिया। तो 3a बराबर कितना आ गया? 15। a बराबर आ गया 5। a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात। अब दूसरी कंडीशन है कि उनके स्क्वायर का सम, देखो सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 93, उनके वर्गों का योग 93 है। कौन है? ये ना, तो इनके वर्गों का योग
93 है। ठीक है, 93 है, चलो देख लेते हैं 93 है कि 83 तो नहीं है। सही है क्वेश्चन ये। चलो तो देखिए ए की वैल्यू डाल दें, 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर। देखिए आपको पता है कि 2ab वाला टर्म तो कट जाएगा इसमें और इसमें 2ab वाला कट जाएगा, तो 25 प्लस डी स्क्वायर और ये 2 टाइम्स बन जाएगा। कम से कम ये एग्री करते होगे आप। 93 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 8 68। ठीक है, तो 25 प्लस डी स्क्वायर बराबर 34, तो डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी आ जाएगा प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। ठीक है, तो ए बराबर 5 आ गया और डी बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। तो ए बराबर 5 और डी बराबर 3 ले लीजिए, ए बराबर 5 और डी बराबर -3। इन दोनों केस में आपको नंबर सेम मिलेंगे, चाहे 2 5 8 मिले चाहे 8 5 2 मिले, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 5 माइनस 2 5 और 5 प्लस 3 2 5 8, या फिर 8 5 2, बात एक ही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हम क्वेश्चन में एप्लीकेशन करेंगे। देखिए दूसरी बात, ऑप्शन आता है हमारे पास तो ऑब्वियसली हम उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, यदि हमारे लगता है कि कंफर्टेबल ऑप्शन से है तो एग्जाम में हम कर लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि कोई बहुत बड़ा दिमाग लगना है या बहुत आप इंटेलिजेंट बन जाओगे यदि ऑप्शन से चेक कर लोगे तो इसलिए वो तो आप कर ही लोगे, मैं उसको क्या सिखाऊं आपको। अब ये सीख लीजिए कि मेथड के कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसा सकता है वो। ठीक है, ऑप्शन से बहुत दिक्कत हो सकती है। बताइए, हर क्वेश्चन को फिर से बताइए, हर क्वेश्चन को फिर से बताइए, हर क्वेश्चन को फिर से बताइए। चाहे मैं 2 इंटू 4 भी लिख दूं ना तो एक कहेगा फिर से बताइए सर कैसे 8 आया है। अरे 3 नंबर ए माइनस डी और ए प्लस डी माना, जाके ना रिवीजन करके देखना। ठीक है, तुम्हारे पास है ना वो वीडियो को रिकॉर्डर है, उसमें जाके देखना एक बार, अपना दिमाग लगाओ एक बार। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कल हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में कुछ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्या और कुछ अर्थमेटिक मीन के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, हमारे पास क्या है 2 नंबर है ए और बी, और इसके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन डाल दिए, a1 a2 an। क्या है ये a1 a2 n? a1 a2 an ये क्या है, n ap's है, NAM सॉरी NAMs है, n समांतर माध्य। क्लियर है बात? ये क्या है हमारे पास n समांतर माध्य है। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, आपने a और b के बीच में यदि a और b के बीच में, ठीक है आप नोट कर लीजिए नोट में, यदि a और b के बीच में NAMs इंसर्ट किए गए हों, इंसर्ट किए गए हों, इंसर्ट मतलब डाले गए हों, तो पूरा सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में होगा। दैट इज कि a1 a2 an कॉमा b ये किस में होगा, एपी में होगा। मतलब समझ में आई बात? समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? देखिए हमारे पास 2 नंबर ए और बी थे, अब इनके बीच में आपने NAMs डाल दिए, n समांतर माध्य डाल दिए, तो ये जो सीक्वेंस बना वो एपी में ही रहेगा। इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? अब एक चीज
आपको ये समझनी है कि यदि ये एपी में है तो A1 इस एपी का कौन सा टर्म हुआ जो बताइए। हाँ, सब आपके पास हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है, सब आपके पास हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। बाकी मैं पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन हैंड रिटन जरूर होना चाहिए आपके पास। और लास्ट टाइम पर आपको ये रिवाइज करने हैं, लेकिन तुम्हारा तो लास्ट टाइम पर मैराथन याद आती है कि बस केवल मैराथन से ही होगा। एक तो तुम रिजल्ट और कट ऑफ मत देखा करो यूट्यूब पर, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, किसी को नहीं पता होता है। अब मैं ये करना नहीं तो मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा देता कि 100 लोग यदि कट ऑफ के बारे में बताते, रिजल्ट के बारे में बताते, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है, ये सब मत देखा करो, ठीक है। 2022 का भी कट ऑफ 320 के आसपास गया है ना, सब 350, 400, 340, किसी को पता नहीं होता है, केवल पुराने आइडिया से सब आइडिया लगाते हैं, लेकिन आप देखकर अपना समय बर्बाद करते हो। रिजल्ट 20 को आ रहा है, 22 को आ रहा है, 23 को आ रहा है, 24 को आ रहा है, 25 को आ रहा है, इसमें आप समय बर्बाद करते हो। और जितना आप सर्च करोगे उतना ही आपको यूट्यूब पर चाहे गूगल पर आपको फेक न्यूज मिलेगी, इतना जान जाइए, क्योंकि मार्केट में ये जो डिमांड होगी उसी की सप्लाई होती है। आप समय बर्बाद मत करा करिए इसमें अपना, ठीक है। बी स्क्वायर क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है यूपीएससी से, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब आपकी मर्जी है, कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको गूगल पर, मान लीजिए कि 25 को आ रहा है, 23 को आ रहा है, दिन भर वेट करिए, अपना समय बर्बाद करिए, ठीक है। मैं देखता हूं बड़े परेशान होते हो सब ये मतलब का। कट ऑफ मैं बता रहा हूं, कोई बताएगा 350 पहुंच जाती है, 300, ऐसे तो पता चलता है। कट ऑफ पता नहीं, पता कैसे चल जाता है कट ऑफ कितनी जाएगी, जब आएगी तब पता लग जाएगा सबको। ए और बी के बीच में आपने क्या डाल दिया, NAM से डाल दिए। मुझे बताओ A1 जो है उसका दूसरा टर्म है क्या, AP का दूसरा टर्म है क्या, A2 तीसरा टर्म है, और AN n+1th टर्म है, B n+2th टर्म है। बताइए, A पहला टर्म है ना। तो देखिए A1 यदि दूसरा टर्म है तो दूसरा टर्म क्या होता है, A+D, दूसरा टर्म क्या होता है, A+D। A2 क्या है आपका, तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म क्या होता है, A+2D। AN क्या है बेटा, n+1th टर्म है, और n+1th टर्म क्या होगा, A+ND। और B क्या है, n+2th टर्म, और ये कितना हो जाएगा, A+n+1 इंटू D। हो जाएगा कि नहीं, एक कम ही तो होता है। अब ये मत कहना पढ़ा नहीं, ये तो पढ़ा है ना। A1 आपका दूसरा टर्म हुआ, दूसरा टर्म A+D होगा, A2 तीसरा टर्म हुआ, तीसरा टर्म A+2D होगा, तो AN क्या हो गया, A+ND। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिला कि AN की वैल्यू A+ND होगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है, एक प्रश्न उठता है कि A और B के बीच में आपने n समांतर माध्य डाले हैं, तो मैंने बोला कि ये AP में होगा। AP में होगा तो A पहला टर्म हुआ कि नहीं, और A2 दूसरा टर्म हुआ। दूसरे टर्म को ये लिखने यदि नहीं आ रहा है तो कल का लेक्चर जाके देखो। तीसरे टर्म A2 पक्का है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा होगा, तो A2 तीसरा होगा, तीसरा टर्म A+2D होगा। ये सब कल बता चुके हम कल के लेक्चर में। अब देखिए हमारा ये सिद्ध हो गया कि जो AN होगा वो A+ND होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि D कैसे मिलेगा, क्योंकि D तो तभी पता चलता है जब हमें दूसरा टर्म और पहला टर्म पता हो, तभी तो माइनस करेंगे, या फिर कोई भी दो लगातार टर्म AP के पता हो तभी आप D निकाल सकते हो। यहां तो A और B यही दो नोन है, बाकी अननोन है, तो देखिए D निकलेगा इससे। एक रिजल्ट देखिए, B बराबर A+n+1 इंटू D है, तो यहां से D कितना आ जाएगा, B माइनस A/n+1। तो D आपका काम क्या मिलेगा, B माइनस A/n+1, यहां से आ गया। और N क्या है, N भी तो जानना जरूरी है, नंबर ऑफ AMs, टर्म्स नहीं, जितने आपने AM डाले हैं।
नंबर ऑफ एम्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितने आपने एम डाले हैं उनकी संख्या है एन। ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में, उनकी संख्या है एन। ठीक है, उनकी संख्या है एन, जितने एम्स आपने डाले हैं। चलिए कोई दिक्कत इस पूरे लिखा हुआ इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? बताइए, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए एक क्वेश्चन करिए, कंफ्यूजन नहीं है तो। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एन एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 और 80, 20 और 80 के बीच में आपने क्या डाले हैं? एन एम्स डाल दिए हैं। क्या डाले हैं? एन एम्स। तो मैंने बोला कि 20 और 80 के बीच में आपने एन एम्स डाले हैं, तो ये एपी में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सच दैट फर्स्ट मीन, फर्स्ट मीन पहला माध्य टू लास्ट मीन, लास्ट मीन क्या है? एन। ये रेशियो कितना दिया है? 1:3 दिया है। ये आपको 1:3 दिया है, तो आपको क्या बताना है? एन का मान बताना है। किसका मान बताना है? एन का मान। ठीक है, अभी और आएंगे उस पर। ठीक है, अभी आएंगे उस पर, एक प्रॉपर्टी और है उस पर भी आएंगे। एक और चलो प्रॉपर्टी नोट कर लो, लेकिन जगह कहां है नोट करवाने को? एक और प्रॉपर्टी, चलो एक मिनट मैं काम करता हूं। चलिए एक और प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। इसमें ए और बी के बीच में यदि आपने एन एम्स डाले हैं तो इनका सम ऑफ एन एम्स, एन समांतर माध्यों का योग, एन समांतर माध्यों का योग, तो a1 प्लस a2 प्लस प्लस डॉट डॉट an बराबर n टाइम्स a प्लस b बाई 2 होता है। याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्या डाउट है बेटा? क्या डाउट हो गया? n जो समांतर माध्य हैं उनको जब जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा? n टाइम्स a प्लस b बाई 2 होगा, n टाइम्स a प्लस b बाई 2। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, एन एम्स डाले गए थे 20 और 80 के बीच में, सच दैट फर्स्ट मीन से जो लास्ट मीन है, प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य, प्रथम कौन सा है? ये, और लास्ट वाला कौन सा है? ये। a1 अपॉन an 1/3 के बराबर है। तो आपको n का मान बताना है। किसका मान बताना है? n का मान। तो ये बताइए मुझे कि a1 क्या होता है? मैंने बताया था a1 a प्लस डी होगा, और an क्या होगा? a प्लस एन डी, a प्लस एन डी। ठीक है, और बराबर 1/3। तो 3a प्लस 3d बराबर a प्लस एन डी। तो ये हो जाएगा 2a बराबर n माइनस 3 इंटू डी। अब d की वैल्यू क्या होगी? तो d की वैल्यू होगी 80 माइनस 20, b माइनस a का काम कौन कर रहा है? ये। b का काम कौन कर रहा है? ये। और अपॉन n प्लस 1 तो होगा ही होगा। ये आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, a की वैल्यू भी इस्तेमाल कर लेते हैं। a कितना है? a आपका 20 है। a क्या है आपका? 20 है। a आपका क्या है? 20 है। तो ये हो गया 40 बराबर n माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा? 60 अपॉन n प्लस 1।
ये इसके साथ गया, ठीक है। 4n+4 बराबर 6n-18, तो 2n बराबर 22, n बराबर 11। 11 आ रहा है क्या? चेक करके बताइए। बाईस, सॉरी, मतलब यहाँ 22 है। चलिए, क्लियर हो गई बात? तो एप्लीकेशन समझ, अरे भैया तुम्हें कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आती यार। अब मैं ये थोड़ा ना बताऊंगा यार आपको, आप यहां समझिए बस डी की वैल्यू। आपको मैं बस इतना बता दे रहा हूं कि a1a+d होगा, फॉर्मूला आप जानते हो, an a+nd होगा, बस आपको d निकालना है, वो होगा 80 - 20/n+1। उसके बाद तो तुम्हें खुद कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये मेरी कैलकुलेशन क्यों देख रहे हो? आप खुद करो कैलकुलेशन। मेरी इस कैलकुलेशन से आपका कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप केवल इस कैलकुलेशन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप खुद लगाइए, क्योंकि यही तो आपकी स्पीड पर ब्रेक लगाता है, यही तो ब्रेक लगाता है आपकी स्पीड पर। क्योंकि आप केवल टीचर की पढ़ाई हुई चीज को बस देखते हो, खुद से करो ना, यही आपकी स्पीड पर ब्रेक लगा देगा। यदि आप ये खुद से नहीं करोगे और मुझसे पूछोगे कब 3D आया, कब क्या आया, ठीक है। अब 3 का मैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं आपको ऐसे बताऊं 3a + 3d, तो फिर आप क्या कैलकुलेशन करोगे? फिर एग्जाम में क्या करोगे आप? यदि कैलकुलेशन को रटने का प्रयास मत करिए। जितने लोग के कैलकुलेशन एकदम वीक है, वो जाकर प्लीज अपनी कैलकुलेशन सुधार करिए। कह रहा है स्टेप वाइज करिए। अब कौन सा स्टेप वाइज करें भैया? इसमें 3 का ए में, 3 का डी में कर लिया, इसका इसमें कर लिया। उसके बाद मैं 3a - a को मैंने 2a लिख दिया था, और a की जगह मैंने 20 रख दिया। अब क्या 20 लाइन में करूं इसी को? यार चौथी क्लास में पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है। चौथी क्लास की कैलकुलेशन है ये सब, 5वीं क्लास की। छोटे से बच्ची हो गया? 4 में 2 का इंटू करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। बताइए, पढ़ रहे हैं, 12th पास आउट है लोग, 12th में पढ़ रहे होंगे। मतलब ये सब बताइए कि कैसे 2 में 20 40 हुआ, ये भी बता दीजिए। कह रहा है स्टेप वाइज करिए, ये सब तो कर दिया स्टेप वाइज, और कितना कर दें? इतना कम है कि मैंने 2n बराबर 22 लिखा, उसके बाद n बराबर 11 लिखा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए सर, d बराबर b - a है अपॉन n+1 है या फिर x+1? n+1 है बेटा, n+1, n+1 है। x कहां से आ गया? n+1 है, n है ये। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मतलब कितनी छोटी सी कैलकुलेशन बताओ नहीं आ रही। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, आपको नहीं कहीं कोई बताएगा, ठीक है। क्योंकि सबको क्या करना है? अच्छा बना रहना है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, यदि ये सारी कैलकुलेशन आपको देखकर खुशी मिल रही है तो कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, आपकी स्पीड बेकार हो जाएगी। यदि ये कैलकुलेशन खुद किया करो, इस पे मत देखा करो। जब आपको समझ में आ जाए ना कि सर इसके बाद ये डालना है, तो ये कॉपी में करा करो अपने। जब नहीं आए तो देखो, लेकिन तुम इसी को देखते रहते हो, कॉपी बंद किए रहते हो। कैलकुलेशन पर काम करो। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जब करोगे ना, तभी एग्जाम तक आपकी कैलकुलेशन में स्पीड आएगी। नहीं तो फिर शॉर्टकट मांगते घूमना आखिरी में, ठीक है, कि कोई आसान तरीका बता दे सॉल्व करने का।
और फिर आपको मार्केट में मिल जाएगा वो। ठीक है, एंजॉय करिएगा। तो जो बताता हूं सुनते हो नहीं, कैलकुलेशन खुद किया करो, मत देखा करो स्क्रीन पर। अब यहां पर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट टर्म कॉमन टू द सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो सीक्वेंस हैं और उसमें बताना है लार्जेस्ट कॉमन टर्म, सबसे बड़ा कॉमन टर्म कौन सा है। अब देखिएगा, जो हमारे पास सीरीज है, सीक्वेंस जो भी बोलो, एक ये है, कहां तक, 100 टर्म्स तक गई है, 100 टर्म्स तक गई है, और एक और गई है 31, 36, 41, 100 टर्म्स तक। आपको ये बताना, देखो ठीक, ये भी एपी में है, देखो दोनों एपी में है ना, ये भी एपी में है और ये वाला भी एपी में है। बताइए, दोनों एपी में है ना, बताइए, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। अब मेरी पूरी बात सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मेरी पूरी बात सुनो, अच्छे से प्यार से सुनना। आपको क्वेश्चन यदि आता है कि हमें कॉमन टर्म्स बताने हैं, देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कितने कॉमन टर्म्स हैं दोनों में, ये पूछ सकता है वो, या फिर ये पूछ सकता है कि लार्जेस्ट कॉमन टर्म्स कितने हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि पांचवा कॉमन टर्म कौन सा है। दो एपी देगा आपको और उसमें कॉमन टर्म्स होंगे बहुत सारे। देखो जैसे कि यहां पर 31 है, यहां पर भी 31 है ना, वैसे ही जब इसको आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है कोई और टर्म मिले, और इसको बढ़ाओगे तो यहां भी कोई ऐसा टर्म मिले जो इसके साथ कॉमन हो। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म्स मिल रहे हैं तो उसमें भी तो हो सकता है पांचवा टर्म हो कॉमन टर्म का। तो जब ये 1, 11, 21, 100 टर्म तक जा रहा है और 31, 36, 41, 100 टर्म तक जा रहा है, तो कोई ना कोई नंबर आएगा भाई, सौवां पद, इसका सौवां पद कोई ना कोई नंबर आएगा, इसका भी सौवां पद कोई ना कोई एक नंबर आएगा ना। ठीक है, अब ये बताना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन टर्म कौन सा है। मतलब यहां जितने भी आगे नंबर बढ़ेंगे तो सबसे आखिरी वाला, जिसमें इसमें और इसमें दोनों में सबसे बड़ा वाला वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन टर्म्स की बात हो रही है। जैसे मान लो, जैसे 31 आया, आगे जो भी आया, मान लीजिए अगला नंबर सोचिए बस, मतलब 999, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, उसके आगे कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा 999 होगा ना। या फिर इसमें ऑप्शन में ले लेते हैं, मान लीजिए कि इसको मैंने एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, सबसे बड़ा टर्म मुझे 521 मिला, इसके आगे टर्म कॉमन है ही नहीं, तो सबसे बड़ा तो यही मिलेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, यदि ये एपी में है और ये एपी में है, तो जो कॉमन टर्म्स के कॉमन टर्म्स आएंगे वो भी एपी में होंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है, कॉमन टर्म्स आएंगे वो भी एपी में होंगे, जो कॉमन टर्म्स आएंगे वो भी क्या होंगे, एपी में होंगे। पहली बात तो ये याद रखना है, जो कॉमन टर्म्स आएंगे वो भी क्या होंगे, एपी में होंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा, अब देखो कॉमन टर्म्स एपी में होगा तो कोई ना कोई उसका कॉमन डिफरेंस होगा, वो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पता क्या होगा, इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। ठीक है, तो देखो पहला कॉमन टर्म तो हम लिख देते हैं 31, अब इसका ये जो कॉमन टर्म की सीरीज आएगी, ये जो कॉमन टर्म की सीरीज आएगी, उसका पहला टर्म आपको 31 मिल गया, इसका डी पता क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ D1 D2। इसका D1 कितना है, इसका D1 सर 10 है, इसका D1 कितना है 10, और इसका D2 कितना है, तो है 5। तो जो कॉमन टर्म आएगा वो अगला देखो, इसमें 41 आएगा और इसमें भी 41 है, तो D जो आएगा वो आ जाएगा एलसीएम ऑफ 10 और 5 मतलब 10। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 10 आएगा, इसका मतलब अगला टर्म 41 और ये अगला टर्म 51, ये आएगा। अब ये बताइए
कि अब सबसे लार्जेस्ट कॉमन टर्म कौन सा होगा, ये कैसे पता करेंगे? बताइए, हमें पता चल गया कि जो कॉमन टर्म्स हैं वो 31, 41, 51 ऐसे आएंगे। अब इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा, जो दोनों में होना चाहिए वो, ये कैसे पता करेंगे? बोलो। सर दोनों का 10th टर्म निकालेंगे। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि 10वां ही सबसे बड़ा होगा? ये कैसे पता चलेगा कि 10वां ही सबसे बड़ा होगा? अपनी मर्जी थोड़ा निकालेंगे। एक काम करते हैं, हमें अंदाजा मिल जाएगा। हम ये पता करते हैं इसका 100th टर्म कौन सा है, पहले वाले का। पहले वाले का 100 टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट का 100 टर्म। तो 1 प्लस 99 इंटू डी कितना है? 10, 991। तो पहले का 991 होगा 100 टर्म, ठीक है। 1 प्लस और 99 इंटू डी की वैल्यू 990, 10, 991। इसका दूसरे वाले का निकालो 100 टर्म। दूसरे वाले का 100 टर्म क्या होगा? 31 प्लस 99 इंटू 5, ये कम आएगा उससे नंबर, कितना आ जाएगा? 495। 495 और 31 जोड़ेंगे तो 5 1 6 9 3 12, 526। तो ये आ जाएगा 526। तो ये बताइए कि मैक्सिमम टर्म तो 526 ही जाएगा इसमें। मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इस सीक्वेंस में आएगा, लेकिन 526 से कोई भी बड़ा टर्म नहीं होगा जो कॉमन होगा। 526 से बड़ा नहीं होगा, ये बात तय है। अब भैया ये थोड़ा ना कह सकते हो कि 570 कॉमन होगा इसमें से, ऑप्शन को छोड़िए, अभी 570 कॉमन होगा कैसे बोल सकते हो? 570 तो दूसरे वाले में आएगा ही नहीं, वो तो पहले वाले में केवल 570 आएगा। तो मैक्सिमम कॉमन हो सकता है 526। इसको हम मान लेते हैं टीएन, मान लेते हैं एक बार कि ये nth टर्म है, और ये पता करते हैं कि ये कौन सा n की वैल्यू आ रही है, ऐसे जनरल आइडिया में। चलिए nth टर्म मान लिया बराबर 31 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 10। कितना हो जाएगा ये? 495 बाई 10 प्लस 1 बराबर n। तो n की वैल्यू हो गई 50.5। मतलब 526 जो आ रहा है वो 50.5वां टर्म आ रहा है। इसका मतलब है कि 526 इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, 50वां वाला इसी में आएगा। तो 50वां जो टर्म होगा इसमें, वही आपका क्या होगा? कॉमन टर्म होगा। तो 50वां टर्म क्या मिलेगा? 31 प्लस 49, और डी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 490 और 31 कितना हो जाएगा? 521। अब देखो कई बार क्या है ना, आप बड़े इंप्रेसिव होते हैं। यदि मुझे पता है 521, तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया जो कह दिया कि भैया देखो यही देखो 521 ही आएगा सबसे बड़ा कॉमन टर्म। यार ये कोई तुर्क मतलब बना ही नहीं, ठीक है। ये तो फिर हमें ऑप्शन एग्जाम में नहीं पता होता ना, तो फिर तो हम जनरल से ही सॉल्व करेंगे एग्जाम में। वहां थोड़ा ना हमें ऑप्शन पता है कि 521 ही सही है, ठीक है। कोई और तरीका नहीं है। अब क्योंकि आप थोड़ी कोशिश करने से भागते हो, ठीक है, हर बार आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा समय दो। अब मेरी पूरी बात सुनना, इसमें कुछ तो अपना दिमाग लगेगा आपका। अब मेरी बात सुनना कि क्या, देखिए 2 एपी दिए गए हैं, 2 एपी दिए गए हैं, तो जो कॉमन टर्म्स आएंगे वो भी एपी में आएंगे, ये भी तय है। और जो कॉमन टर्म आएंगे उसका कॉमन डिफरेंस भी कुछ होगा क्योंकि वो एपी में है। वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसका? इन दोनों के कॉमन डिफरेंस सार्वांतर का क्या? इन दोनों के सार्वांतर का क्या? एलसीएम। तो देखिए पहला टर्म जो कॉमन था 31, और जो ये कॉमन टर्म्स बनेगा वो एपी में ही बनेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो एलसीएम 10 आया, मतलब जो कॉमन टर्म बनेगा उसका
कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नंबर 31, 41, 51 आ गए इस तरह से। ठीक है, चलिए मैं और बात करता हूं और बारे में इस बारे में। अब ये तो चलो पता चल गया, लेकिन अब देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। यदि आपसे ये पूछता कि यार 10वां कॉमन टर्म बताओ, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है आपको। क्वेश्चन बनने के ऊपर है, इस कॉन्सेप्ट पर। यदि मैं कहूं कि 10वां कॉमन टर्म बताइए, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन टर्म का पहला क्या है 31, हमें इसका डी पता ही है, मैं इसका 10वां टर्म निकाल लूंगा कि नहीं, बड़ी आसानी से। बताइए, एग्री करते हो मेरी बात को? मैंने कहा भाई ये जो कॉमन टर्म है ये वाला, ये भी क्या होगा, एपी में होगा ये। यदि मैं कहता हूं इसका 10वां टर्म बताइए, तो आपके लिए आसान है, 31 + 9 इंटू डी। ठीक, वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसने पूछा कि लार्जेस्ट कॉमन टर्म, सबसे बड़ा कॉमन टर्म कौन सा होगा। अब यहां पर हमें प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे पता करेंगे। तो हमने कहा यार ये जो 100 तक गया है और ये 100 तक गया है, तो हम देखते हैं कि ये कितने तक गया है। तो ये 991 तक गया है, ये 526 तक गया है। तो हमारे दिमाग में आया कि 526 से बड़ा टर्म तो कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 526 से आगे नंबर ही नहीं है दूसरे वाले में। तो मैक्सिमम कॉमन 526 हो सकता है। तो मैं एक बार पता करना चाह रहा था कि 526 कौन सा टर्म आ रहा है। तो समझ में आ रहा है यार 50.5 टर्म। कहने का मतलब nth टर्म वाले फॉर्मूले में जब 50.5 रखोगे तब आपका 526 मिलेगा। इसका मतलब है, कहने का मतलब 526 मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब 50वां टर्म जो होगा, ठीक है, वो आपका कॉमन टर्म हमें मिल जाएगा, वो 526 से कम होगा। 55 टर्म यदि 526 है तो 50वां टर्म जो होगा 526 से कम होगा, और वही टर्म हमें चाहिए क्योंकि वो दोनों में होगा। अब 51वां टर्म 526 से ज्यादा हो जाएगा। अब 51वां टर्म निकाल के देखिए, इसमें वो 526 से ज्यादा आएगा। 51वां टर्म 526 से ज्यादा आएगा, निकालो। एक बात बताओ, आप ये सुन लो मेरी बात, आप ये कह रहे हो बेटा कि इस n की जगह 50.5 रखने पर 526 आ रहा है, तो इस n की जगह यदि 51 रख दोगे तो 526 से ज्यादा आएगा ना। 526 से ज्यादा आएगा कि नहीं? तब तो 500 मान लो आप कह रहे हो 531 आएगा, तो 531 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना कहानी। 531 दूसरे वाले में है ही नहीं, तो सबसे बड़ा टर्म 531 कैसे कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम 526 तक गया है। अब दूसरा तरीका ये बनेगा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऑप्शन पर कभी रिसर्च करके नहीं आता हूं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये इसका कोई टर्म ही ना हो, तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये मैं नहीं जानता ना, इस पर मैं रिसर्च करके आया हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इस तरह के बेकार के शॉर्टकट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें मैं बात करता हूं जो कि बेकार है। मैं यदि बात करता हूं 31 + n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू तो 10 है, मैं पता है, बराबर 381। ये कोई टर्म मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है कि 521 ही इसका कोई टर्म हो, बाकी ये जो है ना, यदि हम इसको कोई भी tn माने तो यहां से n की वैल्यू ही ना आए, तो फिर वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन हमें स्टार्टिंग में नहीं पता ये सब बातें, फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? ये तो वही ऑप्शन आ गया तो फिर हम कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि भाई ये ऑप्शन सही है, फिर लगा सकते हैं जुगाड़, वैसे नहीं लगने वाला। ये कह रहा 50वां टर्म कैसे पता चला दोनों में कॉमन है? तुम सोच नहीं पाते तुम लोग यार, है 526, या तो 526 आपका कॉमन टर्म आएगा या उससे कम आएगा, इतना तो एग्री करते हो ना। 526 से बड़ा तो नहीं आने वाला। और यदि 526 50.5 टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये गलत बात बोल रहा है।
अब आप 51वां टर्म निकाल के देखिए, 51वां टर्म 526 से ज्यादा आएगा, तो 50वां टर्म ही तो 526 से कम आएगा, तो वही तो सबसे बड़ा कॉमन टर्म होगा। अब 40वां थोड़ा सबसे बड़ा कॉमन टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ये देखियो वही वाला ऑप्शन के साथ था क्वेश्चन, वही तुम्हारा ऑप्शन के साथ था, वो जो लगाए थे तुम अभी ना, वो ऑप्शन के साथ था। चलिए बोलो, ये ऑप्शन से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कुछ अलग से चीजें, ठीक है, मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक सब चीजें दे रहा हूं, कुछ नहीं छूटेगा आपका सिस्टमैटिक तरीके से। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, 2 एपी हैं, उसमें 93 था, तो जो भी है वैसे ही है, मतलब इफ रेशियो ऑफ n terms of 2 APs is given by, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट, आपके पास मान लीजिए 2 एपी है, फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी। मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 एपी हैं यार, 2 एपी हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस भी तो अलग अलग होंगे, पहला टर्म भी अलग होगा। ठीक है, दोनों एपी के मैंने A1 D1 A2 D2 ये मान लिए पहला टर्म कॉमन डिफरेंस। आपसे क्या पूछा गया है बेटा, देखिए आपको गिवन क्या है, ये गिवन है, ये क्या आपको गिवन है, क्या गिवन है, देखिए मान लेते हैं कि ये जो पहली वाली एपी है उसका सम ऑफ एन टर्म्स को SN बोला गया है, सम ऑफ एन टर्म्स। जो पहली एपी है उसके एन पदों के योग का नाम मैंने ऐसे दे दिया SN, और दूसरे वाले का दे दिया SN डैश, दूसरे एपी का। ऑब्वियसली दोनों का SN अलग अलग होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया भाई, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग है, दोनों का पहला टर्म अलग है, तो दोनों का SN भी अलग होगा। अब क्वेश्चन में मान लीजिए दोनों का SN गिवन, SN का रेशियो गिवन है आपको इस फॉर्मेट में, दोनों का SN गिवन है और आपको दोनों का nth टर्म का रेशियो चाहिए, तो क्या करते हैं हम, n की जगह 2n-1 रख देते हैं, n की जगह क्या रख देते हैं, 2n-1। यदि SN का रेशियो गिवन है और TN का रेशियो चाहिए तो n की जगह क्या रख देते हैं, 2n-1। एग्री करते हो इस बात से? एक और चीज आपसे पूछ सकता है, d/d डैश, मतलब समझे, d ले लेते हैं चलो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, या फिर d1/d2 कर ले, d और d डैश कर लो यहां पर, ठीक है, और a/a डैश कर लो यार, इसमें a/a डैश कर लो, यहां पर a कर लो और यहां पर क्या कर लो, a डैश कर लो, ठीक है। देखिए SN का रेशियो गिवन हो और आपको TN का रेशियो चाहिए तो n की जगह 2n- रख देंगे, और उनके कॉमन डिफरेंस का रेशियो चाहिए तो a/c रख देंगे। a याद रखिएगा क्या है, याद रखिएगा a क्या है, यदि इस तरह का फॉर्मेट आता है तो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, d/d डैश पूछे, दोनों के कॉमन डिफरेंस का रेशियो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, a/c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/c हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। और दूसरा, यदि TN का रेशियो गिवन हो, यदि TN का रेशियो गिवन हो और आपको SN का रेशियो चाहिए तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे।
n की जगह क्या रख देंगे, n+1/2। n की जगह क्या रख देंगे, n+1/2। ओके। Sn का रेशियो गिवन हो, Tn का पूछे तो 2n-1 से रिप्लेस, और Tn का रेशियो गिवन हो, Sn का रेशियो पूछे तो n+1/2 से रिप्लेस। किसकी जगह, n की जगह। ठीक है। चलिए देखो, Sn का भाई 2 AP है ना, तो उनके कुछ Sn होंगे, उनका रेशियो यदि गिवन है, और उनके Tn भी तो होंगे, तो Tn का रेशियो पूछे तो आप n की जगह 2n-1 डाल देना। और यदि क्वेश्चन में Tn का रेशियो गिवन है और Sn का रेशियो पूछे तो n की जगह n+1/2 डाल देना, आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 7n+1 रेशियो 4n+17। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर nth टर्म। देखो, Sn के बीच में रेशियो क्या गिवन है, 7n+1 अपॉन 4n+17, और आपको क्या चाहिए, Tn अपॉन Tn डैश चाहिए। तो आप क्या करोगे, n की जगह 2n-1 डाल दोगे। और d अपॉन d डैश भी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, a/c। तो a कितना है, 7, और c कितना है आपका 4। c कितना है आपका 4। और यदि आपसे भाई nth टर्म ना बोलकर वो कहता है 5वें टर्म का रेशियो बताइए, तो n की जगह 5 रख दोगे आप। 2 × 5 - 1 + 7, और 4 × 2 × 5 - 1 + 17। यदि 5वें टर्म का चाहिए, 10वें टर्म का चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इन पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आप डीपीपी लगाइए, दूसरी डीपीपी भी अपलोड कराने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, और कल आपको मैं प्रीवियस ईयर वाली भी डिफरेंशिएट करके दिलवा दूंगा डीपीपी। ठीक है, डिफरेंशिएट करके एपी, एसएन, एएम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अलग फॉर्मेट में आपको मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, काफी कुछ इसमें हो गया, नहीं आज नहीं 8 बजे होगी। ठीक है, अब लगाइए, डीपीपी का सोल्यूशन कराऊंगा कभी मैं, अभी आप लगाइए। एक तो अपलोड होगी, उसके लगाइए, मैं नोट्स अपलोड करवा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये सब आप करिए, एक बार फोकस करिएगा वो nth टर्म वाला, कॉमन टर्म्स वाला। ठीक है, चलिए, और मेहनत करिए। मैं आपको बता दूं, आप बेकार की समय में बर्बाद मत करिए, मेहनत करिए। बिना मेहनत करे कोई सफल नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। आपको मोटिवेशन मिलने वाले हजारों मिल जाएंगे जो कह देंगे हो जाएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि वो मोटिवेशन सबके पास पहुंचता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जिएंगे तो मेहनत अच्छे से करेंगे। कि किसी एक व्यक्ति, सबके पास वो शायरियां हैं, सबके पास वो मोटिवेशन, आज के जमाने में कोई अज्ञानी नहीं रहा है। सबको पढ़ाई करनी है, ये सबको पता है। ठीक है, कोई अज्ञानी नहीं है, सबके पास कॉन्फिडेंस है आज के जमाने में। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा सफल वही होगा, और जो अपने आप को रोकेगा मेहनत करने से, असफलता उसके साथ हमेशा बनी रहेगी। कोई नहीं रोक सकता असफल होने से। और सफल होना है तो मेहनत करनी है। रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मेहनत के बारे में ज्यादा सोचना है। क्योंकि रिजल्ट आपके बस में नहीं है, मेहनत आपके बस में है, वो आपके कंट्रोल में है। रिजल्ट आपके बस में नहीं है। यदि आप 12 घंटे पढ़ के भी सेलेक्ट नहीं हुए तो आपका कोई कसूर नहीं है, भाई आपने मेहनत तो करी ना। कसूर तब है जब 2 घंटे पढ़ा और सेलेक्ट नहीं हुए, तब कसूर नहीं, पाप है, क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं करी।
वहां पर आदमी गलत होता है। कोशिश करने के बाद यदि कुछ होता भी है तो मैं कभी उस इंसान को गलत नहीं मानता, लेकिन कोशिश नहीं करी ये गलत है, मेहनत नहीं करी ये गलत है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।